हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ हिंदी चैनल पर। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कैसे करें। ये एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है और ये सवाल कई सारे बच्चों के मन में ये आते रहता है। लाखों लाख बच्चे सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हैं और ऐसे में इस सवाल का सही जवाब ढूंढना एक चुनौती भरा काम हो जाता है, क्योंकि आपको न जाने कितने सारे ऐसी कंफ्यूजन का सामना करना पड़ता है कि ये करें या ये करें, ऐसे पढ़ें या ऐसे पढ़ें, हमारा पढ़ने का स्रोत क्या हो, हमारी दैनिक रूटीन की स्थितियां कैसी रहें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या छोड़ें, कितना छोड़ें। ये तमाम जो उधेड़ बूंद हैं कई बार सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के मन में आते रहते हैं और एक कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है। और इस कंफ्यूजन के कारण एक डर की स्थिति भी आपको कई बार झेलनी पड़ती है। आपको लगता है कि कहीं मैं सही दिशा में जा रहा हूं, जा रही हूं या नहीं जा रहा हूं, और इसको लेकर के एक फियर है, एक जो भय है, ये आपको सताता रहता है। मेरी कोशिश है कि इस टॉपिक के माध्यम से, इस चर्चा के माध्यम से आपको एक क्लैरिटी दूं, आपको एक स्पष्टता दूं, ताकि आप उसके हिसाब से अपने प्लानिंग को फॉलो करते हैं, अपने प्लानिंग को डिजाइन करते हैं, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। देखो, जब हम सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के बारे में विचार करते हैं तो आपको सबसे पहले इसकी प्रकृति को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। भाई, युद्ध क्षेत्र में आप जब आगे बढ़ रहे हैं तो आपको यह तो पता होना चाहिए ना भाई कि आपका सामना किससे है। आपको यह पता ही नहीं है कि सामने वाला जो दुश्मन है वह कितना मजबूत है, उसके पास कौन कौन से हथियार हैं। तो आप कैसे ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी इस युद्ध में जीत हो जाएगी। तो ऐसे में आपको उसके बारे में हर पहलू को समझना होगा। तो इसी कंटेक्स्ट में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यूपीएससी आपका दुश्मन है, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि यूपीएससी को आप इस कदर थोड़ा सा सोचिए कि यूपीएससी की आवश्यकताएं, उसकी अपेक्षाएं क्या हैं, वो क्या एक्सपेक्ट करती है, उसका पाठ्यक्रम क्या कहता है, उसके जो पिछले वर्षों में आए हुए सवाल हैं वो क्या कहते हैं। और तब आप ये समझ पा सकते हैं कि आपको अपनी तैयारी कैसे आगे बढ़ानी चाहिए। अदरवाइज ब्लाइंड प्रिपरेशन का कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। आप जीवन बिता देंगे, अपना जीवन खपा देंगे पंचवर्षीय योजना, 10 वर्षीय योजना में, और कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या आप ब्लाइंड प्रिपरेशन करें या फिर एक सही स्ट्रेटजी के साथ आप आगे बढ़ें, ताकि आपको कम समय में, कम मेहनत में और अच्छी से अच्छी सफलता हासिल हो सके। ये विकल्प आपके पास में है। दोस्तों, जब हम सिविल सेवा परीक्षा के संदर्भ में प्रकृति को थोड़ा समझते हैं तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि इसकी प्रकृति बहुत ही व्यापक प्रकार की है। व्यापक प्रकार की प्रकृति का मतलब है कि जो इसका पाठ्यक्रम है वह व्यापक है, कॉम्प्रिहेंसिव पाठ्यक्रम है, छोटा पाठ्यक्रम नहीं है। इसमें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के मद्देनजर यदि हम जीएस के पाठ्यक्रम को देखते हैं ना, तो एक लंबा पाठ्यक्रम आपको दिखता है। और कई बार इसी कारण से कंफ्यूजन और ज्यादा होने लगता है कि भाई इतना बड़ा पाठ्यक्रम है, इसमें हमें क्या पढ़ना चाहिए, किस सीमा तक पढ़ना चाहिए, क्या ये हमारे लिए जरूरी है भी या नहीं जरूरी है, इसका उत्तर कैसे मिलेगा। देखो, यहां पर मैं आपको 1-2 पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप समझ पाएंगे कि आप इसमें इसका उत्तर कैसे ढूंढ सकते हैं। जैसे जब हम लोग पाठ्यक्रम के अंतर्गत इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास में 4 महत्वपूर्ण खंडों को पढ़ना होता है। एक है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत, तीसरा है आधुनिक भारत, और चौथा है विश्व का इतिहास।
इसके अलावा एक कला और संस्कृति से संबंधित खंड भी होता है। आर्ट एंड कल्चर से संबंधित जो गतिविधियां नियमित तौर पर हमारे देश में चलती रहती हैं और साथ ही जो परंपरागत गतिविधियां चलती रही हैं उसके बारे में भी आपको पढ़ना होता है। लेकिन अब यहाँ पर यह सवाल है कि ठीक है सर, ये सब तो विषय हैं, लेकिन क्या इन विषयों में कोई डायमेंशन हमें मिल सकता है कि हमारा अप्रोच क्या हो, कैसा हो, हमें किस अप्रोच के साथ पढ़ाई करनी चाहिए? देखो, मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही सामान्य सी बात बताना चाहूंगा और आप इसको यदि फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर इससे आपको लाभ मिलेगा। जब हम इतिहास के इन खंडों को देखते हैं तो आपको कई सारे राजवंशों के बारे में, कई सारी राजनैतिक गतिविधियों के बारे में, आर्थिक गतिविधियों के बारे में, सामाजिक गतिविधियों आदि के बारे में पढ़ना होता है। अब यूपीएससी की क्या डिमांड होती है? क्या यूपीएससी ये चाहती है कि आपको ये पता हो कि कौन सा राजा कब मरा, कब वो कौन सा युद्ध जीता? क्या यूपीएससी यह चाहती है आपसे समझना कि आप ये बताएं कि किस राजा के कितने बेटे थे? क्या यूपीएससी आपसे यह डिमांड करना चाहती है कि आप ये बताएं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस व्यक्ति ने कितना बड़ा रोल निभाया या कितना कम रोल निभाया? आखिर यूपीएससी की जो एक्सपेक्टेशन की स्थिति है वो क्या है? दोस्तों, यहाँ पर इस बात को समझिएगा कि जब हम प्राचीन और मध्यकालीन भारत को पढ़ते हैं तो हमें भारतीय इतिहास के समाज, उसकी अर्थव्यवस्था, रहन सहन, कला, धर्म, शासन प्रशासन की नीतियां, इनको फोकस करना चाहिए। यदि आप इनको फोकस करते हुए पढ़ते हैं तो फिर आप सही ट्रैक पर चल रहे हैं, अदरवाइज आप पढ़ते रह जाइए, इसका कोई लाभ नहीं है। आपको ये समझना होगा कि प्राचीन काल में जब प्रागैतिहासिक काल आता है तो प्रागैतिहासिक काल से लेकर के और गुप्तोत्तर काल तक जो समाज की स्थिति में परिवर्तन हुआ है उसका क्रम क्या है और ये परिवर्तन क्यों हुआ है, इसकी वजहें क्या रही हैं। अर्थव्यवस्था के स्तर पर जो परिवर्तन हुआ है इसकी वजहें क्या रही हैं। किस समय प्राचीन भारत में अर्थव्यवस्था अपने पीक पर थी और किस समय अपने रसातल में थी और क्यों थी? क्या सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था और वैदिक कालीन जो अर्थव्यवस्था, इन दोनों को हम समानता के साथ लेकर चल सकते हैं? क्या मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था और गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में कोई समानता रही है या असमानता रही है? आपको तुलनात्मक अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ जाती है। और मैं इतिहास का उदाहरण इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इसे सामान्य तौर पर एक रटंत विषय मान लिया जाता है। यह रटंत विषय नहीं है। यूपीएससी जब सवाल पूछती है तो इस भ्रम को साइड लाइन कर दिया जाता है कि साहब यह रटंत नहीं है। आपको यदि इसके बारे में समझ है तो ही आप इसका उत्तर दे पाएंगे, अदरवाइज आप इसका उत्तर नहीं दे सकते। तो ये एक सामान्य सैंपल है इस बात को समझने का कि यूपीएससी की प्रकृति क्या होती है, इसकी अपेक्षाएं क्या होती हैं। आप हर एक घटना के बारे में, हर एक वस्तु स्थिति के बारे में कितना तार्किक तरीके से जानते हैं, समझते हैं। यदि बौद्ध धर्म का उदय हुआ तो इसके पीछे की वजहें क्या रही? महात्मा बुद्ध ने जो अपने विचार दिए तो क्यों दिए, है ना? इन सभी का आधार आपको समझना होगा और जब आप इस तर्क के साथ में उत्तर ढूंढेंगे तो फिर आपकी तैयारी भी आगे उसी हिसाब से बढ़ते चली जाएगी। और ये केवल और केवल इतिहास के साथ ही नहीं, बल्कि चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो राज्य व्यवस्था हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो, चाहे वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी हो, कोई भी विषय हो, इन सभी विषयों में आपको इस माइंडसेट के साथ पढ़ाई करनी है। क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कारण, प्रभाव, परिणाम, विकल्प, आपको विकल्प भी तलाशने हैं। इसीलिए मैंने यहां पर आपसे कहा कि आप जब इसकी प्रकृति को समझेंगे तो इसकी प्रकृति बहुत ही व्यापक है, कॉम्प्रिहेंसिव है और आपकी पढ़ाई का जो स्टाइल है वो ऐसा ही होना चाहिए। इसी तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। मान लीजिए कि किसी एक्स देश ने वाई देश के अगेंस्ट में हमला कर दिया। दिस इज नॉट क्वाइट इंपॉर्टेंट। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि अच्छा उसने हमला किया। महत्वपूर्ण यह है
कि क्या इस हमले का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर हो सकता है? क्या इस हमले का प्रभाव भारत की विदेश नीति पर पड़ सकता है? क्या इस हमले का प्रभाव जो भारतीय डायस्पोरा उस पार्टिकुलर देश में रह रहा है उसके ऊपर पड़ सकता है? और भारत सरकार के द्वारा इस संदर्भ में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इस कंटेक्स्ट में दोस्तों आपको अपनी पढ़ाई करनी होगी। ये इसकी कॉम्प्रिहेंसिवनेस को इंडिकेट करता है। तो आप अपनी तैयारी जब आगे बढ़ाएं तो इस बात का ख्याल रखें कि जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ें, जो भी आप टॉपिक पढ़ें, उसके हर एक पहलू को आप इलैबोरेट कर सकें, उसको समझ सकें, उससे संबंधित पक्षों को जान सकें, तुलनात्मक अध्ययन कर सकें, और तब जाकर के आप एक सॉलिड प्रिपरेशन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा पक्ष यह है कि जब हम यहाँ पर बात करते हैं कि ठीक है, हमने इसकी प्रकृति को तो समझ लिया कि हमें इस तरीके से पढ़ना चाहिए, तो क्या हमें नोट्स बनाने चाहिए? क्या हमें नोट्स डिटेल में बनाने चाहिए या ब्रीफ में बनाने चाहिए? देखो बेटा, नोट्स को लेकर के एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों में कि जब हम पढ़ाई कर रहे हैं उसमें उस समय नोट्स बनाना चाहिए या पढ़ने के बाद। नोट्स का मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? इसका मतलब क्या है और यह महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? नोट्स आपकी पढ़ने की तरीके का एक सार है, निष्कर्ष है। आप जो भी पढ़ाई करते हैं, जो भी विषय, जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं, उसको आपने नोट्स में समाहित किया हुआ होता है ना। और जब आप परीक्षा की घड़ी में आते हैं, यानी कि परीक्षा से 2-3 महीने पहले आप नोट्स को देखना शुरू कर देते हैं। नोट्स को आप देखना शुरू कर देते हैं ताकि आप नोट्स को समझें और उसके हिसाब से आप परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकें। तो नोट्स का जो महत्व है वह इस रूप में है कि आप उसको ब्रीफ में तैयार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि आप नोट्स को डिटेल में बनाते हैं तो फिर वह एक किताब का रूप धारण कर लेगा, उसका कोई फायदा नहीं। आपने जो भी विषय पढ़ा, जो भी टॉपिक पढ़ा, उसको आपने यदि समझ लिया तो आप उसके बारे में एक ब्रीफ नोट्स बना लीजिए कि इसमें ये बातें इंपॉर्टेंट हैं। इतनी ही बातों को आपको हमेशा रिवाइज करते रहना है, याद करते रहना है, क्योंकि सवाल यहां से आएंगे। और जब आप इस तरीके से पढ़ाई करते हैं तब फिर आप सही ट्रैक पर आगे बढ़ रहे होते हैं, अदरवाइज सारी मेहनत बेकार चली जा सकती है। इसके अलावा तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह यह कि आपको दैनिक रूटीन को फॉलो करने की आवश्यकता है। दैनिक रूटीन आपको ये बना लेना चाहिए कि आज मुझे क्या क्या पढ़ना है। एक माइंडसेट बना लेना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप अपने रूम में चिपका करके रखिए, क्योंकि जो चिपकाया जाता है वो केवल चिपका ही रह जाता है, वो ज़्यादा फॉलो होता नहीं है। अमूमन तो यही होता है। यदि आप फॉलो करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप एक माइंडसेट माइंड में आपने ये विचार कर लिया है कि आज मुझे इस विषय में ये टॉपिक कंप्लीट करना है, तो आप उसको कंप्लीट कीजिए। और इन केस वह टॉपिक उस दिन कंप्लीट नहीं हुआ तो अगले दिन के लिए उसको टालिए नहीं, बल्कि आप अगले दिन का जो टॉपिक है उसको फिर से अगले दिन के हिसाब से पूरा कीजिए। जो बच गया है उसको आप लीजर डे में या लीजर आवर में, जो समय आपका बचता है, उसमें आप उसको फुलफिल कीजिए। और बाद में जब आप रिवाइज करेंगे तो फिर से उसको देख लीजिएगा। इस तरीके से आपका दैनिक रूटीन होना चाहिए। यानी कि एक दिन में, मान लीजिए कि आज का दिन मंडे है, तो मंडे के लिए जो आपने प्लानिंग की उसमें से कुछ रह गया, जो रह गया उसको वहीं रहने दीजिए। और देन आफ्टर अगले दिन यानी ट्यूसडे के दिन जो आपका टारगेट है उसको पूरा कीजिए। और जो रह गया उसको आप संडे के दिन यानी कि रविवार के दिन कंप्लीट कर लीजिए। तो जो बच गया वो पूरा हो गया। दूसरी बात, आप यदि जब रिवाइज करेंगे तो रिवीजन के दौरान में आप इसको फिर से पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ये शैली आप अपनाइए। और साप्ताहिक रिवीजन का जो एक
अभ्यास है वो हमेशा करते रहिए। ये सारी बातें आपके लिए बहुत अधिक जरूरी हो जाती है। दोस्तों, यदि आप 2026 के मद्देनजर तैयारी करना चाहते हैं, आपका यदि टारगेट है कि 2026 में हम सिविल सेवा परीक्षा में अपीयर हों, और केवल अपीयर ही ना हो बल्कि हम क्रैक करें, इसमें सफलता अर्जित करें, तो आपको अभी से ही उसके लिए प्लान्ड वे में पढ़ाई करनी आवश्यकता है ना। यदि आप प्लान्ड वे में अभी से पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं तो फिर आप 2026 की शुरुआत यानी कि 2026 के मार्च अप्रैल तक इस स्थिति में आ जा सकते हैं कि चलो अब हम इस लायक हो चुके हैं कि प्री में अपीयर हो, उसमें क्वालिफाई करें और मेंस में भी हम क्वालिफाई कर सके। इसके अलावा अब यहां पर आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप अपने ऑप्शनल पेपर को भी पढ़ना स्टार्ट कर दें अभी से ही। यदि आपकी तैयारी है 2026 के लिए तो आप ऑप्शनल पेपर अभी से ही तैयार कर लीजिए। पूछिए क्यों? भाई, ये अपने आप में 500 मार्क्स का पेपर है, वेटेज इसका बहुत ज्यादा है। और यदि आप जीएस केवल पढ़ते रह जाएंगे, ऑप्शनल पेपर आपका तैयार नहीं होगा, तो आगे आपको और अधिक बर्डन सहना पड़ेगा, क्योंकि सीसेट भी पढ़ना है, एसे भी पढ़ना है, जीएस का बाकी जो पेपर है वो भी पढ़ना है, पीटी फिर आपको अच्छे से तैयार करना होगा। तो इट्स बेटर कि आप ऑप्शनल पेपर की तैयारी शुरुआती समय में ही कर लीजिए। बाद में आपको केवल रिवाइज करना होगा, केवल आंसर राइटिंग करना होगा, और ये अपने आप में वेटेज रखता है। तो इस कंटेक्स्ट में ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है ना। इसके अलावा कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जो कि 2027 को मद्देनजर रखते हुए तैयारी करना चाहते होंगे। अभी आप कॉलेज में होंगे, 2027 आपका टारगेट यदि हो, तो इस लिहाज से उन विद्यार्थियों को अभी चाहिए कि अभी केवल और केवल जो परंपरागत विषय हैं, परंपरागत विषयों को पढ़ना है ना। और इन परंपरागत विषयों में क्या है भाई? तो इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, ये सारे जो विषय हैं इनको आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। लेकिन मान करके मत चलिए कि अभी आपको बहुत लंबा समय है, समय एक चुटकी में निकल जाता है, इसलिए समय के मोल को पहचानिए। अभी से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ये नहीं सोचना है कि चलो अभी तो लंबा समय है, अभी हम कुछ भी ना पढ़ें तो भी काम चल जाएगा। नहीं, यहां पर आपको कछुए की तरह आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि समय का कोई ठिकाना नहीं है। कछुए की तरह आगे लगातार बढ़ते रहिएगा, आप मंजिल तक पहुंच जाइएगा। तो जब आप परंपरागत विषय को अभी पढ़ रहे हैं तो इसके साथ साथ में आपको करंट अफेयर्स पर भी ध्यान देने की जरूरत है। करंट अफेयर्स को भी आप नहीं छोड़ सकते। और जो बातें मैंने पहले बताई कि दैनिक रूटीन को कैसे फॉलो करें, किस तरीके से नोट्स बनाएं, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए स्टडी IQ IAS हिंदी टीम के द्वारा P2I फाउंडेशन बैच की भी शुरुआत की जा रही है ना। मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो ये बैच जो है 7 जनवरी से शुरू हो रहा है, शाम में 6 बजे से। अभी जो मैंने आपको बताएं कि किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, क्या आपको दैनिक रूटीन में रखना चाहिए, नोट्स कैसे बनाए जाने चाहिए, इन सभी बातों को इसके अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं आपको नियमित तौर पर मंडे टू सैटरडे मिलेंगी। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? रेगुलरिटी बहुत अधिक मायने रखता है। रेगुलरिटी के बिना काम नहीं चल सकता है। यदि आप रेगुलर पढ़ाई करते हैं और आप एक स्ट्रैटेजिकली सिलेबस को कवर कर रहे हैं, आप नियमित तौर पर अभ्यास कर रहे हैं, अपने टीचर्स के साथ निरंतर बात कर रहे हैं, उनसे अपनी समस्याओं को शेयर कर रहे हैं और आपकी समस्याओं का समाधान आपको मिल रहा है, तो और क्या चाहिए? इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए इस कोर्स को शुरू किया जा रहा है। दोस्तों, इसमें
कई सारी खास विशेषताएं हैं, जैसे कि एक सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम को इसमें शामिल किया गया है। 2026 के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम में भी शामिल किया जाएगा। प्रीलिम्स के मद्देनजर एक खास प्रोग्राम के तौर पर इसको डिजाइन किया गया है ताकि अगले साल आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए विशेष तौर पर तैयार हो सकें और उसमें क्वालिफाई कर सकें। जब आप उसमें क्वालिफाई कीजिएगा तभी तो आप मेंस में भी जाइएगा। यदि क्वालिफाई ही नहीं कर पाए तो कैसे आप मेंस दे पाएंगे, है ना। इसके अलावा इस कोर्स के अंतर्गत 1-to-1 मेंटरशिप की सुविधा भी मिल रही है, जिसके जरिए आप नियमित तौर पर अपने मेंटोर से संपर्क कर सकते हैं, उनसे आप अपनी दुविधाओं को दूर कर सकते हैं और हर समय वो आपकी दुविधा का समाधान करने के लिए तैयार है ना। तो ये सारी सुविधाएं इस P2I फाउंडेशन कोर्स में है। यदि आप इस कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो फिर जल्द से जल्द इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। 2026 के लिए यदि आपका टारगेट है तो आप राइट नाउ 28,999 रुपए में इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप 2027 के लिए टारगेट लेकर के चल रहे हैं तो 34,999 रुपए में आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि 2027 के लिए जो कोर्स को डिजाइन किया गया है उसमें इस तरीके से इसको रखा गया है ताकि आप हर एक विषय के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए जीरो नहीं बल्कि माइनस से शुरू करते हुए और आगे बढ़ते चले जाएं और नियमित अभ्यास करते हुए आप हर एक विषय की जानकारी अच्छे से प्राप्त कर सके, है ना। तो ये सारी सुविधाएं आपकी तैयारी को और अधिक आसान बना सकती हैं। ठीक है जी, आज की चर्चा अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आपका कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे इस मेल आईडी के जरिए जुड़ सकते हैं dilip.kumar@studyiq.com। ये मेरा मेल आईडी है। एडमिशन को लेकर के कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप इसके जरिए मुझसे पूछ सकते हैं, या अन्य कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और सिविल सेवा परीक्षा में सफलता पाइए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।